Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50 Day Planner series. और आज हम एक IR का क्वेश्चन देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. The question is, the recently signed comprehensive strategic partnership between India and UK has opened new avenues for cooperation between the two countries, which can build a lasting relationship. Comment. So इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि रिसेंटली इंडिया एंड यूके दे हैव साइंड एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट. ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है ना, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. इसी के बैकड्रॉप में हमने ये क्वेश्चन दिया है एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस कैन बी आस्क्ड. तो लाइक इन माय रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए आईआर के क्वेश्चंस में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू बिल्ड योर केस, and case can be built by either mentioning the historicity of the relations कि नहीं पहले relations कैसे थे, अब relations improve हुए हैं, या फिर कोई recent event जो कि हुआ है. ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है that is itself on the event, so try to trace the historicity. और ये क्वेश्चन का पूरा आप एक बैकग्राउंड मेंशन कर दो so that you can build your case. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो आप यहाँ सबसे पहले India and UK, they share both a modern and an historical relationship. ठीक है, historical relationship. एक तो ये तरीका हो गया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या यूज करना है. ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो the bilateral relationship was upgraded to a strategic partnership. देखो इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट वगैरह वगैरह. तो हमने जो अपना रिलेशनशिप है ना, वो अपग्रेड कर दिया था टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004. गेटिंग द पॉइंट? बट स्टिल देयर इज अ नीड फॉर इंटेंसिफाइड रिलेशन, ओके, बिटवीन द बोथ कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंपीडिंग डिपार्चर ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम ईयू. डिपार्चर ऑफ ब्रिटेन, आप सबको पता, ब्रेक्सिट हुआ है फ्रॉम ईयू. एंड ऑल्सो दिस प्रोवाइड्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बिकॉज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है बाय द नेम ऑफ ऋषि सुनाक, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. इस तरीके से आपने जो अभी रिसेंट हैपनिंग है, ऋषि सुनाक जी हु वाज चूजन टू बी द यूकेस प्राइम मिनिस्टर, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि दिस विल प्रोवाइड वेरी बेनिफिशियल टू इंडिया. और ऑल्सो जो रिलेशनशिप का बैकग्राउंड. गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द न्यूअर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा था. So what are the areas of cooperation? Areas of cooperation. तो देखो सबसे पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है इसमें द 2030 रोड मैप. नाउ व्हाट इज दिस? देखो इन क्वेश्चन से यू विल गेट द कंटेंट एंड आल्सो द स्ट्रक्चर. क्या हुआ है ना कि अग्रीमेंट ने बोला है कि इंडिया एंड यूके दे विल ट्राई टू बिल्ड अ 2030 रोड मैप. ये क्या होता है? सो दैट इंडिया कैन एलिवेट द रिलेशनशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है, ये इसका एम है. द एम ऑफ द 2030 रोड मैप इज सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर रिलेशनशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. दूसरा पॉइंट देखो आप, इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव. इंडिया के कुछ इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव. नाउ ये क्या है, देखो आप यहाँ बेसिकली इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, और यूके जो है ना, यूके इज ऑल सेट टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एंड बिकम अ पार्टनर. यूके जो है वो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव ज्वाइन करने वाला है एंड टू बिकम अ पार्टनर इन प्रोवाइडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी टू द साउथ ईस्ट एशिया. गेटिंग द पॉइंट? तो ये सब न्यूअर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है. किसके किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर और अब वहां पे यूके आना चाह रहा है. ठीक है, उसके बाद देखो आप थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ यूके इन द इंडो पैसिफिक, इन द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ होल. वहां पे हमने एक इनिशिएटिव की बात की थी, इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव. यहाँ पे हम इंडो पैसिफिक एज एन एंटायर एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो आप, यूके जो है ना, यूके इज अ रीजनल पावर और यूके के पास में यूके हैज नेवल फैसिलिटीज in many countries which surround the Indo-Pacific. For example, UK has facilities in Oman, UK has facilities in Bahrain, UK has facilities in Kenya. Getting my point?
तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटेन की कई सारी नेवल फैसिलिटीज है, सो यूके विल ट्राई टू लेवरेज दीज फैसिलिटीज इन द इंडो पैसिफिक एरिया। ठीक है, नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज द कोऑपरेशन इन मैटर्स ऑफ डिफेंस। हाउ? लेट अस सी ओवर है। देखो सबसे पहले तो साइनिंग ऑफ द डिफेंस पार्टनरशिप, एंड दे हैव साइंड अ डिफेंस पार्टनरशिप as late as 2015. So India and UK, they will both try to build upon this relationship. उसके बाद देखो आप अभी रिसेंटली जो एम्स पे अटैक हुए हैं, उसके बैकड्रॉप में दिस पॉइंट आल्सो बिकम्स वेरी रेलेवेंट। ये है जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, आप इसको एक अम्ब्रेला प्रोग्राम या फिर आप अम्ब्रेला चीजों में भी डील कर सकते हो, यहाँ पे आप साइंस एंड टेक को अलग से डील करोगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है। देयरफॉर वी विल डिस्कस दिस ओवर हियर ओनली। सबसे पहले a joint cyber security initiative is all set to be announced। ये all set to be announced क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे का दो रीजन है। सबसे पहले why? Because India, it faces a lot of issues when it comes to its cyber infrastructure। बहुत सारी इश्यूज इंडिया फेस करता है, और इंडिया जो है दिस इज ट्राइंग टू डिजिटाइज द इकोनॉमी। इंडिया अभी इकोनॉमी को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस वी आर बीइंग मेड साइबर सेफ, जब तक हमको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, सो द पीपल दे विल नॉट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ द इनिशिएटिव। देयरफॉर इंडिया नीड्स टू बिल्ड अपॉन इट्स। उसके बाद और भी कुछ कुछ इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो आप, इंडिया जो है ना, दिस प्रमोट्स डोमेस्टिक स्टोरेज ऑफ डेटा। इंडिया जो है वो डोमेस्टिक स्टोरेज ऑफ डेटा पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है। जैसे मान के चलो कोई भी अगर फॉरेन कंपनी है, तो वो इंडियंस का डेटा जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में ना स्टोर करके इंडिया में ही स्टोर करे। ये इंडिया की एक पॉलिसी है, जिसके चलते इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करता है। जैसे कि रिसेंटली अभी ओसाका ट्रैक में भी हमने इस चीज को देखा था। उसके बाद में इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? दिस इज द ओनली कन्वेंशन दैट समवॉट डील्स विद साइबर क्राइम या फिर साइबर स्पेस। ठीक है, तो इंडिया और यूके अगर एक बायलैटरली जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस वॉइड को ब्रिज करने में इंडिया की हेल्प करेगा। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ यूके या इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूके। तो यूके हैज कंफर्म्ड अप्रोक्सीमेटली एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70 मिलियन यूरोज। ठीक है, और ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन द रिन्यूएबल सेक्टर। गेटिंग द पॉइंट? देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ होलिस्टिक पिक्चर। ओके, अभी आपको पता है UNFCCC की मीटिंग हुई थी, COP27 सॉरी। यहाँ पे एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। ठीक है, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाने में हमने बहुत लेट कर दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट प्रोटोकॉल्स थे, वहां पे बात हुई थी कि द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, हु हैव ऑलरेडी यूटिलाइज द फॉसिल फ्यूल, जिन्होंने ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज करके अपने इकोनॉमी को डेवलप कर दिया है, जिसके चलते देयर हैज बीन लॉट ऑफ पोल्यूशन। और अभी हम बात कर रहे हैं कि वी शुड ट्राई टू शन फॉसिल फ्यूल। चलो ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल शन तो कर देंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यू नीड एनर्जी सिक्योरिटी। गेटिंग द पॉइंट? एनर्जी सिक्योरिटी। अब जो पुअरर नेशंस है, द पुअर नेशंस, दे डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव R&D, ये सब चीजें उनके पास नहीं है फॉर ट्राइंग टू हैव अ सस्टेनेबल यूज ऑफ रेन्यूएबल। तो इसीलिए जब भी हम कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं इन्वायरमेंट को पर्टेन करते हुए, उन्होंने बोला है कि दिस ब्लैंकेट डिस्टिंक्शन इज अनवारंटेड। इस तरीके से आप ब्लैंकेट डिस्टिंक्शन मत करो कि अब कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, फॉसिल फ्यूल यूज मत करो, लेकिन द डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव एन ऑब्लिगेशन to pay for R&D in the developed nations. Moreover, they are also obligated to transfer the technologies। कम से कम टेक्नोलॉजी तो दे दो पुअर नेशन को, ताकि सबसे पहले तो वो पोल्यूशन को बचा सकें, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकें, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें, और फिर उसके बाद है ट्रांजिशन टू द रिन्यूएबल्स। अब आप सोच रहे हो कि इसने IR में इतना कुछ क्यों बता दिया? क्योंकि ये जो 70 मिलियन है ना, ये रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट होने वाला है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दिस विल बी एडेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ यूके, व्हिच इट नीड्स टू पे
ठीक है, कुछ इस एंगल में मैंने इस पूरे इशू को डिस्कस किया है। चलो अगला देखो आप, पॉइंट नंबर 8, इंडिया यूके, यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मूव किया जा रहा है, और इन्होंने अभी अपना रिसेंट जो फर्स्ट ट्रेड टॉक्स है वो कंडक्ट कराया था। और आखिरी एरिया ऑफ कोऑपरेशन इज ऑब्वियसली इन द फार्मा सेक्टर। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज इमर्ज, या इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वी हैव डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग वेरी लो कॉस्ट मेडिसिन, और इंडिया विल श्योरली ट्राई टू लेवरेज इट टू इट्स ओन बेनिफिट। गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेट अस सी अदर एस्पेक्ट इसी में। लेकिन मैं अगर कुछ एक दो पॉइंट्स और बात करूं ग्लोबल, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप ले सकते हो काउंटरिंग चाइना। देखो ये हमेशा रहे, कोई भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ना, काउंटरिंग चाइना ये भी एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। कैसे? देखो, चाइना इज पोजिंग एज अ थ्रेट, क्योंकि वो एक दूसरा पोल बना रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, एंड चाइना जो है ये स्मॉलर नेशंस को स्मॉलर नेशंस को डेट देता है। डेट देके वो क्या करता है, जैसे कि हम कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। ठीक है, चेकबुक डिप्लोमेसी करता है, और फिर अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी को हाईजैक कर लेता है। सो एवरी एवरी बोलना एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड होगा, द वेस्टर्न नेशंस दे आर वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ दिस एक्ट ऑफ चाइना, क्योंकि दीज कंट्रीज दे फॉलो लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी बोल लो, लिबरल इकोनॉमी बोल लो, यहाँ पे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट मैकेनिज्म। लेकिन चाइना तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म होने ही नहीं दे रहे। तो इसीलिए काउंटरिंग चाइना कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्टेप फॉर कोऑपरेशन। ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए भी दे कैन कम टुगेदर। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, दो वी हैव मेनी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन वी कैनॉट डिस्काउंट द चैलेंजेस। हम चैलेंजेस को डिस्काउंट नहीं कर सकते। अब आप देखो चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, इंडिया तो अपने एंड पे ड्यूटीज को रिड्यूस कर देगा, बट व्हाट अबाउट यूएसए? उसके बाद में ड्यूटी रिडक्शन ऑन ऑटो पार्ट्स, ड्यूटी रिडक्शन ऑन वाइन एंड स्पिरिट्स, they have been a bone of contention for a long time, so we need to amicably resolve them. Okay, उसके बाद में UK has some demands. For example, what does UK want? UK want India to open banking and insurance sector, banking and insurance sector in UK। यानी कि मान के चलो इंडियन बैंक जो है वो यूएसए में खुल रहे हैं, मान के चलो एसबीआई की एक ब्रांच यूके में। ठीक है, तो इसलिए ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंटेंशन है। उसके बाद कुछ इलीगल इश्यूज हैं, जैसे मान के चलो आप राउंड ट्रिपिंग होता है। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्राडिशन के भी इश्यूज हैं। अब आप एक्स्ट्राडिशन इश्यूज यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो आप, इसको मैं थोड़ा उसके बाद में हम लोग बाकी चीजें देखेंगे। तो एक्स्ट्राडिशन को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर विजय माल्या। देखो आप, दिस पर्सन ही हैज डन बैंक फ्रॉड, बहुत सारे पैसे लेके वो गायब हो गए हैं। ठीक है, एंड ही इज लिविंग इन यूके, वो यूके में रह रहे हैं। देखो, दो इंडिया एंड यूके दे हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, स्टिल यूके इज वेरी रिलक्टेंट टू एक्स्ट्राडिट हिम टू इंडिया। तो इसके पीछे का व्हाट इज द रीजन? ठीक है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल से ज्यादा जो रीजन है, दैट इज द नेशनल लॉ। इंडिया में जो लॉ फॉलो होते हैं ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। बाहर के लोग बोलते हैं कि इन इंडिया समथिंग बाय द नेम ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर इज बीइंग डन। यहाँ पे अगर हम उसको बाहर से लेके आएंगे तो यहाँ पे उनके साथ में कस्टोडियल टॉर्चर होगा, विच विल वायलेट हिज बेसिक ह्यूमन राइट। सो देयरफॉर वी आर नॉट extraditing him. Moreover, India still has something which is known as death penalty. देखो, each of these matter is debatable. मैं बस ये बता रहा हूं कि what are the challenges या road blocks of Vijay Mallya not being extradited to India. Getting the point? चलो, ये छोटा सा मुझे लगा आई शुड टेल यू। और भी इश्यूज देखते हैं, सच एज वी हैव मैरीटाइम इश्यूज, स्टिल इंडियन ओशन में वी हैव पायरेसी, और वो सब चीजें चलती हैं। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो, बेसिकली ना जो माइग्रेशन है वो इंडिया से यूके में होता है, यानी इंडिया के लोग वो यूके में जाके काम करते हैं। सो देयरफॉर यूके, इंडिया वांट्स यूके टू मेक
पॉलिसीज विच आर फेवरेबल फॉर इमिग्रेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, द पीपल दे कम ओवर हेयर एंड दे प्रोवाइड आइदर चीप लेबर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे प्रोवाइड अ फ्रेश टैलेंट पूल। तो वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं दे फाइंड हार्ड टू गेट जॉब। तो यहाँ पे उनको एक टाइटनिंग रोप बैलेंस करना होता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद में चाइना एंगल तो है ही, चाइना एंगल हमेशा रहेगा। उसके बाद में वी ऑल्सो फेस सम सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इशू, यानी डब्ल्यूटीओ मेजर्स में वी फेस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इश्यूज। ये जब मैं डब्ल्यूटीओ के बारे में डील करूंगा ना, देन आई विल गो इनटू एक्सट्रीम डिटेल कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। अब उसके बाद में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। देखो, इसमें आप थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन करो। सबसे पहले इंडिया शुड ट्राई टू लेवरेज, इंडिया एंड यूके दे शुड ट्राई टू लेवरेज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये ग्रुप है जिसमें कि सारे जो अर्स्टवाइल कॉलोनीज थे वो सब यहाँ मेंबर है। तो इंडिया और यूके को यहाँ पे पार्टनर करके दे शुड ट्राई टू प्रमोट देयर रिलेशनशिप। सेकंड देखो आप, अभी जो G20 मेंबरशिप हो रही है जो इंडिया में हो रही है, सो हियर इंडिया शुड ट्राई टू शोकेस द यूके एज अ ग्लोबल सुपर पावर, try to show as global superpower, and this will be very beneficial for India and both UK in the long term. उसके बाद India should also try to demonstrate to the UK, demonstrate to the UK that India can become a responsible permanent member in the United Nations Security Council. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया शुड नॉट ओनली ट्राई टू गेट द अप्रूवल ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स। खाली ऐसा नहीं है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है आप उन्हीं का अप्रूवल लो, इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू talk with United Kingdom. Getting the point? So these are 3-4 points which you can use. उसके बाद में how you can conclude. देखो कंक्लूजन को आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हो कि दो इंडिया एंड यूके दे हैव हैड एडवर्सेरियल रिलेशन इन द पास्ट में उनके रिलेशन एडवर्सेरियल रिलेशंस थे, बट इन टुडेज वर्ल्ड देर इज नो रूम फॉर, इन टुडेज वर्ल्ड देर इज नो रूम फॉर एनिमिटी। आज के डेट में यू कांट बी हैविंग एनिमिटी। व्हाई? बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। ग्लोबलाइजेशन के चलते हम ऐसे में चल रहे हैं। Therefore, it becomes all the more important for India and UK to maintain relation which is followed by bonhomie. bonhomie का मतलब होता है शांति। ठीक है, ये सब वर्ड्स को यूज करा करो। bonhomie and camaraderie यानी कि पीसफुल रिलेशनशिप। सो इन दिस वे यू कैन कंक्लूड योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद वन मोर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।